हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर के सेशन में हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज रेजिस्टेंस। वैसे तो हम पिछले 2-3 लेक्चर से रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, नॉट V अपॉन I। मैंने आपको आगे भी बताया था कि V upon I is a measurement method for resistance, but not resistance। ये रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? हमको सब कुछ मालूम हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज विथ लेंथ एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ एरिया, सब कुछ मालूम है उसके बारे में। बट व्हाट इज रेजिस्टेंस, बेसिक नहीं पता है। तो आज हमको वो समझना है कि रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, किसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो यहां पे हमने एक सिंपल डेफिनेशन नोट किया है। रेजिस्टेंस इज अ ऑपोजिशन फेस्ड बाय चार्ज व्हाइल मूविंग इन अ कंडक्टर। ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मींस क्या? ऐसे ए चलता है, उसको ए अपोज करता है। ए ऐसे जा रहा है, इसने इसको अपोज किया, अपोजिशन। तो ए इसके सामने फेस करता है जाने के लिए, पर ए इसको ऐसे रोकता है, अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस इज अ अपोजिशन फेस्ड बाय चार्ज व्हाइल मूविंग इन अ कंडक्टर। जैसे मैं कोई रास्ते पे जा रहा हूं और इस बीच में बहुत बड़ा पत्थर आ गया, एक तालाब आ गया, तो वो मेरे लिए क्या है? रेजिस्टेंस, क्योंकि वो मुझे अपोज कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। तो पत्थर, तालाब, पेड़ आते हैं, वो मेरे लिए क्या है? रेजिस्टेंस, क्योंकि वो मुझे अपोज कर रहे हैं। तो वैसे ही जब कोई कंडक्टर में से चार्ज मूव कर रहा है, तो उस चार्ज के सामने भी कोई ना कोई इसको अपोज करता है, और वो उसको अपोज करता है, इसलिए उसके लिए वो क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस। ओके, चलो अब हमको ये तो समझ में आया कि जब हम कोई रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारे बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाते हैं, बरोबर है। जैसे हम हमारे घर के आसपास कोई स्ट्रीट में ऐसे बाइक लेके जाते हैं, तो कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, वो बीच में आ जाते हैं। अगर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उन्होंने स्टंप खड़े किए होते हैं, वो भी आ जाते हैं, तो वो हमको अपोज करते हैं। पर जब कोई चार्ज कंडक्टर में से पास होता है तो उसको कौन अपोज करता है? एक कंडक्टर है, इसमें से चार्ज मूव कर रहा है, तो इसको कौन अपोज करेगा? वो हमारे लिए क्वेश्चन है, वही उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो याद रखना, जब एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके जैसे दूसरे भी बहुत सारे चार्ज है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है तो बहुत सारे इसमें और भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है। क्या करता है? कोलिजन करता है। यहां पे इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने से हीट हमको मिलती है। समझ में आया? तो कोलिजन उसके लिए क्या हो गए? रेजिस्टेंस। तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, वो आगे नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो रेजिस्टेंस का रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? तो कोलिजन। कोलिजन इज अ रीजन फॉर रेजिस्टेंस। जितने कोलिजन होंगे, इसको यहां से निकला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचना है, ए इसको कोलिजन हुआ, इसके साथ कोलिजन हुआ, इसके साथ कोलिजन हुआ, कोलिजन होता है तो वो इसको अपोज करता है और वो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इज अ ऑपोजिशन फेस्ड बाय चार्ज व्हाइल मूविंग इन कंडक्टर, and what is reason? Collision is a reason for resistance। समझ में आएगा?
ओके, अब हमको वो तो पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ इंक्रीज होता है और चार्ज के साथ डिक्रीज होता है, बरोबर है। जैसे मैंने इतनी सी आपको लेंथ दी और इतने में से आपको ऐसे 5 जो बाइसिकल राइडर है उनको ऐसे बाइसिकल लेके जाना है, तो पॉसिबल है वो एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे, कोलिजन होगा एक दूसरे के साथ। पर मैंने इस लेंथ को इतना बड़ा कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया, अब इतने बड़े ग्राउंड में उन 5 बाइसिकल राइडर को बाइसिकल लेके जाना है, अब वो एक दूसरे के साथ नहीं टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक रेजिस्टेंस को, अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है M into L and E square into tau. M and E is a property of electron, हम इसको टच नहीं कर सकते, तो रेजिस्टेंस कब चेंज होगा, by length is changed, area is changed and material is changed and tau temperature is changed. टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन जल्दी जल्दी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता था तो 5 सेकंड लगते थे, 5 सेकंड के बाद इसको स्ट्राइक करता था, कोलिजन करता था। पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज हो गई, तो 2 सेकंड में इसके साथ कोलिजन कर रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। मटेरियल चेंज कर दूंगा, एक कॉपर है एल्यूमिनियम लेके आऊंगा तो एन चेंज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन resistance depends on length, area material and temperature। टेम्परेचर, ओके, ये आपको याद रखना है, समझ में आएगा? ओके, तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी। अब ये लेंथ कितनी ज्यादा होती है, तो हमको पता है कि हमारे घर में जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब चालू होता है, हमको लाइट देता है, फैन स्टार्ट होता है, दूसरे भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी स्टार्ट होते हैं, इंस्टेंट स्टार्ट होते हैं। आपने देखा है कब, जैसे स्विच ऑन किया इंस्टेंट स्टार्ट होते हैं, बल्ब इंस्टेंट स्टार्ट होता है, वो टाइम आप मेजर भी नहीं कर सकते, उतना कम टाइम में जैसे स्विच ऑन किया इंस्टेंट बल्ब स्टार्ट। ओके, अब हम ये बिजली जो है, लाइट जो है, वो कहां से लेके आते हैं, एक करंट, हम बल्ब चालू करने के लिए जो करंट है वो करंट हम कहां से लेके आते हैं, तो हमने बोला कि करंट हम तो नहीं बना सकते, तो करंट कहां पे बनती है, कि लाइट कहां पे बनती है, तो हमको पता है कि बिजली जो है वो पावर स्टेशन में बनती है, करंट पावर स्टेशन में बनती है, और हमको कहां पे चाहिए, हमारे घर पे, तो हम लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, यहां पे लिखना, यहां से ये हमने एक कंडक्टर है, कितने दूर से लेके आए हम, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी पे एक पावर स्टेशन है, और एक पावर स्टेशन का जनरेटर है और एक अर्थ है, और इसको हम 100 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं, कहां पे, हमारे घर में जो बल्ब है उसको चालू करने के लिए हम लेके आए, और ये भी क्या है, अर्थ है। ओके, अब जैसे
स्विच ऑन किया, एक बल्ब स्टार्ट होता है, बल्ब स्टार्ट हो गया। तो हमको याद रखना है, हमको समझना है कि बल्ब कब स्टार्ट होगा, व्हेन करंट इज फ्लो। करंट कब फ्लो होगा, व्हेन चार्ज मूविंग इन कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में जब चार्ज मूव करेगा तब करंट फ्लो होगा, एंड करंट फ्लो होता है तो हमको लाइट मिलती है। ओके, अब जैसे स्विच ऑन करते हैं तो यहां पे पावर स्टेशन में जो हमने इलेक्ट्रॉन कंप्रेस करके रखे हैं, कंप्रेस करके दबा के, ऐसे दबा के हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे स्विच ऑन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। सोचिए, मैंने स्विच ऑन की तो 100 किलोमीटर दूरी पे जो इलेक्ट्रॉन पावर स्टेशन में है वो हमारे घर तक पहुंच जाएगा, उतनी स्पीड में वो पहुंचेगा, वो उतनी स्पीड में यहाँ पे पहुंचता है। तो हम बोलेंगे, सोचेंगे फिर और फिर बोलेंगे कि नहीं, इतने टाइम में तो ये नहीं पहुंच सकता होगा, क्योंकि पावर स्टेशन कितने दूर है, 100 किलोमीटर, और हम तो जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब स्टार्ट हो जाता है। तो इतने टाइम में इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आएगा और हमारे बल्ब को चालू करेगा। फिर भी बल्ब तो चालू होता है, कैसे चालू होता है? तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉन कंप्रेस करके रखे हुए हैं, एक पूरे कंडक्टर में ऐसे इलेक्ट्रॉन हमने रखे हुए हैं, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आगे के इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, फोर्स लगाता है। वो जो पुश करता है, धक्का लगाता है, वो धक्का यहां पे पहुंच जाता है। अब सोचिए आप, इतने टाइम में धक्का यहां पे पहुंचेगा तो हम सोच के बताएंगे कि हाँ पहुंच सकता है, पर इलेक्ट्रॉन खुद यहां पे नहीं पहुंच सकता। अब इसको क्या करना है, जैसे स्विच ऑन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐसे धक्का लगाता है और एक धक्का जो है ऐसे आगे चलता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जैसे स्विच ऑन की इस पे धक्का लग गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पुश करेंगे यहां पे आ जाए, ये धक्का जो है इस बल्ब को चालू करता है। तो इलेक्ट्रॉन चल के यहां पे नहीं आते हैं, क्या चल के आता है, इंपल्स, जो फोर्स लगाते हैं, जो धक्का लगता है वो धक्का इसको चालू करता है। तो बल्ब चालू करने के लिए क्या होना चाहिए, इंपल्स, फोर्स लगना चाहिए, ये इसको चालू करता है। और हमको पता है कि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। तो ये हमने क्या कर दिया, अर्थिंग, ये भी अर्थ है, अर्थिंग कर दिया। और हमको पता है हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का कि और जो सर्किट है इसको क्या बोलेंगे, सर्किट डायग्राम। व्हेन सर्किट इज क्लोज करंट इज फ्लोइंग। सर्किट इज क्लोज मींस कंप्लीट होनी चाहिए ऐसे, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गई। देखिए अर्थ से अर्थ ये धक्का ऐसे जाएगा ऐसे, ये सर्किट क्लोज हो गई। ओके, तो एक हमको ऐसे करंट मिलती है, किससे, इंपल्स से। एक पॉइंट याद रखना, मान लो कि ये जो कंडक्टर है, ये पूरा कंडक्टर ऐसे हवा में तो यहाँ पे आएगा, पूरा वायर ऐसे हवा में ऐसे हमने लटका दिया तो नहीं आएगा। इसके बीच में हम क्या रखते हैं, पोल रखते हैं। पर मान लो कि ये कंडक्टर यहाँ से ब्रेक हो गया और ये जो है वो टूट के यहाँ पे ऐसे गिर गया, ऐसे नीचे गिर गया। अब हम देखते हैं, हमने स्विच ऑन किया, बल्ब चालू ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो चार्ज है आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि एक कंडक्टर नीचे गिर गया ब्रेक हो गई, तो पूरा चार्ज ऐसे फ्लो होके यहाँ पे आता है। तो ये जो करंट है अब आगे नहीं बढ़ती है, हमको बल्ब बंद दिखता है, हम स्विच चालू बंद करते हैं पर स्विच चालू नहीं होती है, मतलब स्विच चालू होती है पर बल्ब चालू नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक बीच में से कंडक्टर टूट गया है। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, पहले सर्किट इतना बड़ा था, अब सर्किट इतना सा हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। समझ में आया, शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं,
हम क्या करेंगे, जीप स्टेशन में कॉल करते हैं, हमारे घर लाइट नहीं है, वो देखते देखते जाते हैं, आपके घर से ए से पूरे चलते चलते जाते हैं, उनको बीच में मिलेगा कि करंट तो यहाँ पे मतलब जो कंडक्टर है वो तो यहाँ पे गिरा हुआ है, तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। ओके, अब देखिए हम बीच में जो है मान लो कि ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब ये पूरा ऐसे तो नहीं आएगा हवा में, उसके साथ को उसके नीचे हमको बेस लगना पड़ेगा, ऐसे आधार देना पड़ता है, तो ये हमने क्या लगा दिया, पोल लगा दिया। जगह जगह पे पोल होते हैं, आप देख रहे हो आपके घर के आसपास में बहुत सारे पोल होंगे, तो हम ऐसे पोल लगा देते हैं क्योंकि उसको ऐसे बेस देना पड़ता है, फिर वायर आएगा हमारे घर तक, तो हमने ये पोल लगा दिया। पर हमने क्या देखा कि पोल के अंदर मटेरियल होता है, तो ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं, ये भी कंडक्टर होते हैं, तो ये चार्ज इसमें आ गया और बाकी फ्लो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ये जो चार्ज जितने भी पोल है उस पोल के साथ हमने पत्थर लगा दिया, स्टोन लगा दिया ऐसे, ये हमने क्या लगा दिया, स्टोन। और ये जो स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। क्या होते हैं, इंसुलेटर। आपने देखा है पोल को, जब आप पोल को देखते हो तो पोल के ऊपर ये पत्थर होते हैं, क्योंकि वो पत्थर इस चार्ज को यहाँ पे आने से रोकते हैं, क्योंकि इंसुलेटर है, तो ये चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा, ये इसको रोकेगा, तो ये चार्ज यहाँ पे पहुंचता है। पर इसको आप ऐसे हवा में नहीं रख सकते, उसके नीचे बेस चाहिए, तो बेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोल, और पोल के ऊपर एक पत्थर जो है वो इंसुलेटर है, तो यहां तक हमको करंट मिलता है। समझ में आएगा रेजिस्टेंस क्या है, इंसुलेटर क्या है, समझ में आएगा। ओके, अब देखिए यहां कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये फॉर्मूला हुआ ओम्स लॉ। अब मुझे करंट अगर कम चाहिए तो क्या ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस। यहां पे देखिए मोर इज द रेजिस्टेंस, लेस इज द करंट, मोर इज द रेजिस्टेंस, बेटर इज द इंसुलेटर। इसको हम क्या बोलेंगे, मोर इज द रेजिस्टेंस, बेटर इज द इंसुलेटर। जिस इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए उस जब चार्ज फ्लो होता है तो उसके बीच में जो ऑपोजिशन होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से याद रखिए मोर इज द रेजिस्टेंस, बेटर इज द इंसुलेटर। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें चार्ज कम फ्लो होगा, और चार्ज कम फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और इतना रेजिस्टेंस आप ज्यादा कर दीजिए कि उसमें चार्ज फ्लो हो ही नहीं पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो यहां पे क्या याद रखना है, मोर इज द रेजिस्टेंस, बेटर इज द इंसुलेटर। मोर इज द रेजिस्टेंस, बेटर इज द इंसुलेटर। ओके, अब अगर मुझे एक करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम होगा देन करंट विल इंक्रीज। तो यहां पे याद रखिए हमने एक टर्म बनाया है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन r। कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन r। अब यहां से याद रखिए मोर इज द कंडक्टिविटी, बेटर इज द कंडक्टर। जितनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना ही कंडक्टर क्या होगा, अच्छा होगा, उतना ही कंडक्टर क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहां पे याद रखिए, यहां से रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी की। तो मैंने इसको ऐसे लिखा सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और ये सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला याद रखिए। ओके, कंडक्टिविटी इसका सिंबल क्या है, सिग्मा। ओके, अब याद रखिए
कि रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, और जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा, जल्दी जल्दी आएगा। तो रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा है, पर हम किसी को कम नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, मोर इज द रेजिस्टेंस बेटर इज द इंसुलेटर, मोर इज द कंडक्टर कंडक्टिविटी बेटर इज द कंडक्टर। एक कंडक्टिविटी ज्यादा कब होगी, रेजिस्टिविटी लेस होगी तब, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। समझ में आया? तो कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। तो यहां पे conductivity is property of conductor and resistivity is property of insulator। क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इंसुलेटर हो जाएगा, और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टर अच्छा होगा। ओके, तो याद रखना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, इसका यूनिट क्या था रेजिस्टिविटी का, ओम इंटू मीटर, तो इसको इन्वर्स कर दीजिए, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम इंटू मीटर इन्वर्स। अगर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, ओम को उल्टा कर दीजिए इन्वर्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मो। बोलने में तकलीफ पड़ती है, तो जब हम इसको बोलते हैं तो आपकी तरह से हंस लेते हैं, तो इसको हम कैसे बुलाएंगे, तो इसको याद रखने के लिए हमने दूसरा सिंबल बना दिया साइन। क्या बोल दिया, साइन। ओके, कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन ओम रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। 1 अपॉन ओम को इन्वर्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मो, और साइन, और मीटर साइन इंटू मीटर इनवर्स, ऐसे भी उसको बोला जाता है। तो दिस इज कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी लेस, कंडक्टिविटी मोर, याद रखना है। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, potential difference of down earth is 0, and what is resistance, resistance depends on this parameter, and what is resistance ये आपको याद रखना है। तो इसको अच्छे से समझना, एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और जितने अच्छे आप क्वेश्चन करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उतना ही फायदा होगा। ओके, तो सारे फॉर्मूला भी याद रखने हैं और इस थ्योरी को अच्छे से आपको समझना है।